बूढ़े होने पर कुछ चीज़ें हम भूलने लगते हैं, ध्यान जल्दी भटक जाता है और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। इसके साथ ही अल्जाइमर्स, डिमेंशिया और स्ट्रोक जैसे ब्रेन के डिजीजेस का रिस्क भी बढ़ जाता है। लेकिन नॉलेज, याद रखने की स्किल्स, इमोशंस समझने की पावर और मेंटल लाइफ की कई चीज़ें स्टेबल रहती हैं या और अच्छी हो सकती हैं। ये क्यों होता है और हम अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं? इस वीडियो में ये सब बातें समझने की कोशिश करेंगे, जैसे बुढ़ापे में ब्रेन में क्या चेंजेस आते हैं और माइंड को हेल्दी रखने के क्या तरीके हैं। वीडियो के शुरू में हम बात करेंगे कि बुढ़ापे की वजह से बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस आते हैं उनके पीछे कौन से बायोलॉजिकल रीजंस हैं। हम समझेंगे कि एजिंग का बहुत बड़ा पार्ट जीन्स की वजह से होता है और डीएनए की स्ट्रक्चर डिसाइड करती है कि हमारे सेल्स कितनी बार डिवाइड हो सकते हैं। फिर और आगे समझने की कोशिश करेंगे कि सेल्स और मॉलिक्यूल्स में डैमेज होने से बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल भी उठाए गए हैं, जैसे अगर एजिंग से बॉडी खराब होती है तो क्या इसे डिजीज यानी बीमारी समझना चाहिए, और नेचुरल सिलेक्शन ने इसे अब तक खत्म क्यों नहीं किया। ब्रेन के अंदर होने वाले चेंजेस पर भी फोकस करेंगे। समझेंगे कि बुढ़ापे का ब्रेन पर क्या असर पड़ता है, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस और वाइट मैटर में क्या चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस का याददाश्त, ध्यान और प्रोसेसिंग स्पीड पर क्या इफेक्ट होता है। ब्रेन अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है ताकि एजिंग के इफेक्ट्स कम हो जाएं। हम मूड और मेमोरी पर भी बात करेंगे, क्योंकि बुढ़ापे में लोग इनसे ज़्यादा परेशान होते हैं। अल्जाइमर्स, स्ट्रोक, पार्किंसंस जैसे बड़े डिजीजेस के बारे में भी समझेंगे। ये बीमारियां कैसे बढ़ती हैं, कैसे ट्रीट की जाती हैं, किन चीज़ों से रिस्क बढ़ता है और ठीक होने पर रिसर्च क्या चल रही है। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे हैं सिलेबस विथ रोहित। बूढ़े होने पर दिमाग में कुछ चेंजेस आते हैं। नॉर्मल एजिंग से कुछ ब्रेन और थिंकिंग पावर यानी कॉग्निटिव पावर धीरे धीरे कम हो सकती है और कुछ ब्रेन बीमारियों का रिस्क भी बढ़ जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये चेंजेस बहुत सटल, बहुत सूक्ष्म, बहुत महीन होते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं होते, और अक्सर लोग फिर भी एक अच्छी एक्टिव ज़िंदगी जी लेते हैं। कई मेंटल चीज़ें बुढ़ापे में स्टेबल रहती हैं या कभी कभी और अच्छी हो जाती हैं अगर हम कुछ साइंटिफिकली प्रूव हुए तरीके फॉलो करें। तो बुढ़ापे में दिमाग को हेल्दी रखना पॉसिबल है। जब साइंटिस्ट्स एजिंग की बात करते हैं तो वो बस उम्र बढ़ने की बात नहीं करते, बल्कि वो सेनेसेंस यानी बॉडी की कमज़ोरी और बीमारी के रिस्क का बढ़ना, इसकी भी बात करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, डेथ का रिस्क भी डबल हो जाता है हर 8 साल बाद एडल्टहुड के, जिसे गॉम्पर्ड्स लॉ ऑफ मोर्टेलिटी कहते हैं। जैसे बॉडी बूढ़ी होती है वैसे ही दिमाग भी बूढ़ा होता है। एज बढ़ने पर ब्रेन को दिमाग और डिजीज होने का रिस्क बढ़ता है, जैसे अल्जाइमर्स, पार्किंसंस और स्ट्रोक का रिस्क भी। लेकिन दिमाग में कुछ कॉग्निटिव डिक्लाइंस नॉर्मल एजिंग में भी होते हैं, बिना किसी डिजीज के भी। लेकिन ये डिक्लाइंस मोस्टली कुछ ही चीज़ों तक लिमिटेड होते हैं और ज़्यादातर लोगों को इनसे फर्क नहीं पड़ता। प्रोसेसिंग स्पीड हर दशक में थोड़ी थोड़ी कम होती है और ये 20 से ही स्टार्ट हो जाता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जैसे किसी चीज़ पर फोकस करना या डिसाइड करना क्या इग्नोर करना है, वो भी धीरे धीरे कम होती है। वर्किंग मेमोरी, जो कि इंफॉर्मेशन को कुछ देर के लिए याद रखने और उसे वापस याद करने की पावर है, उसमें भी लगातार डिक्लाइन देखा गया है।
एपिसोडिक मेमोरी भी कम हो सकती है। ये वो मेमोरी है जो किसी पर्सनल इवेंट या टाइम से जुड़ी होती है, जैसे बचपन की कोई याद। लेकिन ये भी ग्रेजुअल डिक्लाइन दिखाती है, वर्किंग मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड की तरह। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी के दूसरे टाइप्स, जैसे सिमेंटिक मेमोरी यानी फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन याद रखना, वो जनरली एज के साथ बेहतर हो जाती है। ओल्डर लोग वोकेबलरी टेस्ट में यंग लोगों से बेटर परफॉर्म करते हैं। प्रोसीजरल मेमोरी, जैसे कोई स्किल या हैबिट, साइकिल चलाना, जूते बांधना या लैंग्वेज बोलना, ये भी बुढ़ापे में सेफ रहती है। स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन थोड़ी कम हो सकती है, पर मेमोरी सेफ रहती है। इमोशनल लाइफ भी ज़्यादातर लोगों की एज के साथ बेहतर हो जाती है। ज़्यादा लाइफ सेटिस्फेक्शन और कम निगेटिव फीलिंग्स होती हैं। सोशल प्रॉब्लम्स हैंडल करना भी आसान हो जाता है। एक थियरी के हिसाब से फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी सोचने के नए तरीके, पजल्स सॉल्व करना, ये एज के साथ कम हो जाती है, पर क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस यानी नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, ये एज के साथ और स्ट्रांग हो जाती है। मतलब डिफ़िकल्ट ब्रेन टास्क और जल्दी जल्दी सोचना कम हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें हम सीख चुके हैं उनमें हम बेहतर हो जाते हैं। प्रोसेसिंग स्पीड का डिक्लाइन दूसरी कई कॉग्निटिव चीज़ों पर भी इफेक्ट डालता है, जैसे वर्किंग मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी। लेकिन हर किसी में ये चेंजेस अलग होते हैं और सभी बूढ़े लोगों में कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आना पक्का नहीं है। स्किल्स और हैबिट्स वाली मेमोरी और जो चीज़ें हमने ज़िंदगी भर सीखी हैं वो सब स्टेबल रहती हैं। हर स्पीसीज़ में एजिंग अलग अलग तरह होती है, लेकिन एक स्पीसीज़ के अंदर लाइफ स्पैन यानी ज़िंदगी कितनी लंबी चलेगी यूजुअली सिमिलर ही होती है। इससे लगता है कि एजिंग का कुछ पार्ट जीन्स यानी जेनेटिक्स की वजह से होता है। साइंटिस्ट्स ने देखा है कि कुछ चीज़ें, जैसे कितनी उम्र तक जिएंगे, जीन्स के थ्रू डिसाइड होती हैं। जैसे आइडेंटिकल ट्विंस जो बिल्कुल सेम जीन्स रखते हैं, उनकी लाइफ स्पैन भी अक्सर सेम होती है, जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस यानी जो नॉर्मल सिबलिंग्स जैसे ही होते हैं, उनमें यह सिमिलरिटी कम होती है। एक स्टडी के हिसाब से लगभग 25% लाइफ स्पैन का फर्क जीन्स की वजह से होता है। साइंटिस्ट ने एनिमल्स पर भी रिसर्च की है और कई जीन्स डिस्कवर किए हैं जो एजिंग को अफेक्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल है एज 1 जीन, जिसकी वजह से एक छोटी सी वॉर्म की लाइफ लगभग डबल हो गई। दूसरे जीन DAF2 की वजह से भी वॉर्म्स की यानी कीड़ों की लाइफ काफ़ी लंबी हो गई और फर्टिलिटी यानी बच्चे पैदा करने की पावर भी कम नहीं हुई। इसका मतलब है कि एजिंग डायरेक्टली जीन्स के कंट्रोल में हो सकती है, सिर्फ फर्टिलिटी से रिलेटेड नहीं है। ह्यूमंस में भी कुछ जीन्स मिल गए हैं जो लॉन्ग लाइफ से जुड़े हैं, जैसे FOXO3 जीन, जो दुनिया के अलग अलग लोगों में लंबी उम्र से लिंक्ड मिला है। कुछ रेयर जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसमें लोग बहुत जल्दी बूढ़े दिखते हैं। इससे भी ये प्रूफ मिलता है कि एजिंग में जेनेटिक्स का रोल है। अब सवाल है कि हमारे जीन्स क्यों चाहते हैं कि हम बूढ़े होकर मर जाएं? क्या जीन्स का काम हमें जिंदा रखना नहीं है? एक थियरी कहती है कि अगर लोग हमेशा जिंदा रहेंगे तो रिसोर्सेज की कंपटीशन हो जाएगी, इसलिए डेथ स्पीसीज के लिए अच्छी है। लेकिन वाइल्ड में एनिमल्स अक्सर ओल्ड एज की वजह से नहीं बल्कि दूसरी चीज़ों की वजह से मरते हैं, जैसे किसी दूसरे एनिमल्स का शिकार बन जाना या डिजीज। एक और थियरी है म्यूटेशन एक्यूमुलेशन थियरी, जिसमें कहा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नेचुरल सिलेक्शन का इफेक्ट कम हो जाता है, तो ऐसे जीन्स जो ओल्ड एज में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उन्हें नेचर साइड में कर देती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ओल्ड एज तक पहुंचते ही नहीं, इसलिए ये हार्मफुल जीन्स बॉडी में रहते हैं। एक और आइडिया है एंटागोनिस्टिक
पेलियोट्रोपिका, मतलब कोई जीन जो यूथ में फायदेमंद है वो ओल्ड एज में नुकसान दे सकता है। बॉडी को रिपेयर करने और रिप्रोडक्टिव एनर्जी में बैलेंस बनाना पड़ता है, तो बॉडी को रिपेयर करने में उतनी एनर्जी नहीं लगाई जाती। इसी को डिस्पोजेबल सोमा थियरी कहते हैं। सेल्स के लेवल पर भी लिमिट होती है। हर सेल सिर्फ 50 से 70 टाइम्स तक डिवाइड हो सकता है, फिर वो रुक जाता है। इसे हेफलिक लिमिट कहते हैं। सेल्स के डीएनए के एंड पर टेलोमियर्स होते हैं जो हर डिवीजन के साथ छोटे हो जाते हैं। जब टेलोमियर्स खत्म हो जाते हैं तब सेल्स डिवाइड करना बंद कर देते हैं। कुछ सेल्स जैसे कैंसर सेल्स इसे बाईपास कर लेते हैं क्योंकि उनमें टेलोमेरेज नाम का एंजाइम होता है जो टेलोमेर्स को वापस बनाता है। इस एंजाइम की वजह से वो सेल्स अनलिमिटेड डिवाइड कर सकते हैं। इस टॉपिक पर अभी भी काफ़ी रिसर्च चल रही है कि क्या टेलोमेरेज से एजिंग स्लो या रिवर्स हो सकती है या नहीं। क्या एजिंग एक डिजीज है यानी बीमारी, इस पर बहुत डिबेट होती रहती है। लेकिन यह सच है कि एजिंग से बॉडी में कई ऐसे चेंजेस आते हैं जो डिजीज जैसे ही लगते हैं। अगर हम इन चेंजेस के रीजन समझ लें तो एजिंग से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट हो सकता है। साइंटिस्ट्स ने अब तक कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स फाइंड किए हैं जो एजिंग में रोल प्ले करते हैं, जैसे एनर्जी यूज करना, फ्री रेडिकल्स और डीएनए डैमेज। एनर्जी कंजम्पशन की बात करें कि एनर्जी का इस्तेमाल कैसे होता है, तो सबसे पहले रिसर्च में देखा गया कि अगर एनिमल्स का खाना यानी कैलोरीज कम कर दिया जाए लेकिन उनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें तो उनकी लाइफ डबल हो सकती है। ये एक्सपेरिमेंट रैट्स पर किया गया था और ऐसे रैट्स ज़्यादा दिन तक हेल्दी रहे। दूसरे एनिमल्स जैसे वर्म्स, फ्लाइज और ईस्ट पर भी ये रिजल्ट्स मिले हैं। कुछ स्टडीज़ मंकीज़ पर भी हुई हैं। एक स्टडी ने बताया कि कैलोरीज कम करने से मंकीज़ जिंदा ज़्यादा दिन रहे। दूसरी स्टडी ने ऐसा इफेक्ट नहीं देखा, लेकिन दोनों स्टडीज़ में कैलोरीज कम करने से मंकीज़ हेल्दी ज़रूर रहे। साइंटिस्ट अब ऐसे ड्रग्स बना रहे हैं जो कैलोरीज कम करने वाले इफेक्ट को कॉपी कर सकें। थियरी ये है कि जब खाना कम मिलता है तो बॉडी अपने आप को रिपेयर पर ज़्यादा एनर्जी लगाती है, जिसकी वजह से एजिंग स्लो हो सकती है। अगर फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट की बात करें तो फ्री रेडिकल्स वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। ये सेल्स में हमेशा बनते रहते हैं और कई काम आते हैं, जैसे इन्फेक्शन से फाइट करना। लेकिन फ्री रेडिकल्स ज़्यादा हो जाएं तो ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को डैमेज कर देते हैं। इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। एक थियरी कहती है कि एजिंग इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है। फास्ट मेटाबॉलिज्म वाले एनिमल्स जैसे छोटे एनिमल्स जल्दी बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि उनमें फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फूड्स जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से ये इफ़ेक्ट कम हो सकता है, लेकिन विटामिन सप्लीमेंट्स लेने से ऐसा प्रूफ नहीं मिला है। अगर डीएनए के माध्यम से समझें तो डीएनए बॉडी का मेन इंस्ट्रक्शन सेट होता है। डीएनए डैमेज से सेल अपना काम सही से नहीं कर पाता या गलत प्रोटीन बना सकता है या सेल मर सकता है। डीएनए पर रोज हजारों बार डैमेज होता है, जैसे फ्री रेडिकल्स, सनलाइट या स्मोक की वजह से। बॉडी के पास रिपेयर सिस्टम्स हैं लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं डीएनए डैमेज बढ़ता रहता है और रिपेयर भी धीरे हो जाती है। कुछ एनिमल्स जिनमें डीएनए रिपेयर अच्छा होता है वो धीरे बूढ़े होते हैं। कुछ चूहे जिनमें डीएनए रिपेयर खराब होता है वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। कुछ रेयर डिजीजेस जैसे प्रोजेरिया भी इसी वजह से होती है, जिसमें डीएनए रिपेयर की प्रॉब्लम होती है और बॉडी बहुत जल्दी बूढ़ी दिखने लगती है।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दिमाग के कुछ फंक्शंस जैसे एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एपिसोडिक मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन कई चीज़ें जैसे नॉलेज, स्किल्स यानी प्रोसीजरल मेमोरी और इमोशंस समझने की पावर स्टेबल रहती है या और अच्छी भी हो सकती है। इसका रीज़न ये है कि कुछ दिमाग के पार्ट्स बुढ़ापे में ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। मेन 3 पार्ट्स पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है: प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस और मीडियल टेम्पोरल लोब्स और वाइट मैटर। इन्हीं पार्ट्स की डिटेल अभी समझेंगे। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन के बाहर जो डार्क कलर की लेयर दिखती है उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स या ग्रे मैटर कहते हैं। अंदर लाइट कलर की लेयर वाइट मैटर है। न्यूरॉन्स ब्रेन के मेन सेल्स होते हैं जिनमें 3 मेन पार्ट होते हैं: सेल बॉडी, डेंड्राइट्स जो सिग्नल रिसीव करते हैं और एक्सन जो सिग्नल भेजते हैं। एक्सन के अराउंड माइलिन नाम का फैट लेयर होती है जो सिग्नल्स को फास्ट भेजने में हेल्प करती है। ग्रे मैटर में सेल बॉडीज होती हैं। वाइट मैटर में मोस्टली माइलिनेटेड एक्सन्स होते हैं। एमआरआई जैसे स्कैन से साइंटिस्ट ने देखा कि बूढ़े लोगों का ग्रे मैटर ओवरऑल कम हो जाता है, पर कुछ जगह जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में सबसे ज़्यादा श्रिंकेज होती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स गोल सेट करने, ध्यान यानी अटेंशन कंट्रोल करने और मेमोरी मैनेज करने का काम करता है। इसीलिए बुढ़ापे में ये फंक्शंस ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। अगर हिप्पोकैम्पस और मीडियल टेम्पोरल लोब्स की बात करें तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अलावा हिप्पोकैम्पस भी एज के साथ छोटा होता जाता है। हिप्पोकैम्पस दिमाग के दोनों साइड, कान के पीछे, टेम्पोरल लोब्स के अंदर होता है। ये एपिसोडिक मेमोरी यानी लाइफ के पर्सनल इवेंट्स याद रखने में हेल्प करता है। रिसर्च से पता चला है कि जिनका हिप्पोकैम्पस ज़्यादा श्रिंक होता है उनकी एपिसोडिक मेमोरी भी ज़्यादा खराब होती है। फंक्शनल एमआरआई से भी ये साबित हुआ कि जैसे जैसे हिप्पोकैम्पस की एक्टिविटी कम होती है एपिसोडिक मेमोरी भी डिक्लाइन होती है। फिर है वाइट मैटर। वाइट मैटर ब्रेन का कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो अलग अलग ब्रेन पार्ट्स के सिग्नल्स को फास्ट भेजता है। एमआरआई स्कैन से देखा गया है कि बूढ़े लोगों की वाइट मैटर में ब्राइट स्पॉट्स दिखते हैं जिसे वाइट मैटर हाइपर इंटेंसिटीज कहते हैं। ये स्पॉट्स डैमेज दिखाते हैं और उम्र बढ़ने पर ज़्यादा होने लगते हैं। एक स्पेशल स्कैन डीटीआई से साइंटिस्ट को पता चला है कि वाइट मैटर की क्वालिटी भी उम्र के साथ धीरे धीरे कम हो जाती है, स्पेशली ब्रेन के फ्रंट एरिया में। माइलिन भी कम होने लगता है जिसकी वजह से सिग्नल्स स्लो होते हैं। इसलिए मेंटल प्रोसेसिंग स्पीड, एग्जीक्यूटिव फंक्शन और एपिसोडिक मेमोरी पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। स्टडीज ने प्रूफ दिया है कि जिन लोगों की वाइट मैटर में ज़्यादा डैमेज होता है उनमें यही 3 चीज़ें, प्रोसेसिंग स्पीड, एग्जीक्यूटिव फंक्शन और एपिसोडिक मेमोरी, सबसे पहले और ज़्यादा गिरती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दिमाग के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं उनका डायरेक्ट इफेक्ट दिमाग की वर्किंग यानी फंक्शन पर भी पड़ता है। यूजुअली जैसे स्ट्रक्चर धीरे धीरे वीक होता है वैसे ही दिमाग का काम भी स्लो या कमज़ोर हो जाता है। लेकिन दिमाग में एक क्वालिटी होती है, ये अपने आप को एडजस्ट यानी रीऑर्गेनाइज भी कर सकता है, जिससे कई लोगों में एजिंग के बावजूद भी माइंड अच्छा काम करता रहता है। सबसे पहले रिसर्च से पता चला है कि यंग एडल्ट्स के दिमाग में हर चीज़ जैसे वर्ड्स, फेसेस, सीन्स को प्रोसेस करने के लिए अलग अलग ब्रेन एरिया एक्टिव होता है। इसको न्यूरल स्पेसिफिसिटी कहते हैं। लेकिन बूढ़े लोगों में ये स्पेसिफिसिटी कम हो जाती है, मतलब एक ही ब्रेन एरिया अलग अलग चीज़ें प्रोसेस करने लगता है और सिग्नल्स इजीली मिक्स हो जाते हैं।
इसको एज रिलेटेड न्यूरल डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। रिसर्च में यह भी देखा गया कि जिन बूढ़े लोगों का न्यूरल पैटर्न यंग लोगों जैसा क्लियर है, उनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन और प्रोसेसिंग स्पीड भी अच्छा रहता है। दूसरी चीज है सिग्नल वेरिएबिलिटी। fMRI टेस्ट से साइंटिस्ट ने देखा कि दिमाग की एक्टिविटी में नेचुरल अप डाउन यानी वेरिएबिलिटी होती है, इवन जब कोई रेस्ट पे हो तब भी। यंग लोगों में ये सिग्नल वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है, बूढ़े लोगों में कम हो जाती है। जिनके दिमाग में सिग्नल वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है वो जनरली कॉग्निटिव टास्क में फास्ट और बेहतर परफॉर्म करते हैं। शायद इस वेरिएबिलिटी की वजह से दिमाग फ्लेक्सिबल रहता है और हम एक ही सोच में अटकते नहीं हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एरियाज भी एज के साथ चेंज होता है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि यंग लोगों का दिमाग इजीली फोकस करता है और डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करता है, लेकिन बूढ़े लोगों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पर ध्यान तो देता है पर इररिलेवेंट इन्फो को इग्नोर करने में कमज़ोर हो जाता है। मतलब उनका दिमाग अननेसेसरी चीज़ें ऑफ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मेमोरी टास्क में प्रॉब्लम आती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है न्यूरल रीऑर्गेनाइजेशन। जैसे बुढ़ापे में ब्रेन के कुछ एरियाज वीक होते हैं, दिमाग फिर भी एडजस्ट करने की कोशिश करता है। यंग लोग ज़्यादा बैक साइड का ब्रेन यूज़ करते हैं, बूढ़े लोग फ्रंट साइड का। ये शिफ्ट पोस्टीरियर से एंटीरियर होती है। स्टडीज़ में पता चला है कि जिन बूढ़े लोगों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा एक्टिव होता है, उनकी मेमोरी और परसेप्शन टेस्ट भी अच्छी होती है। मतलब जब ब्रेन के एक पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो दूसरे पार्ट्स उसको कवर करने लगते हैं। कुछ टास्क्स में बूढ़े लोग दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर का यूज़ करते हैं, जबकि यंग लोग एक साइड का ही यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म है जो ब्रेन को बुढ़ापे में भी एक्टिव रखता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी फीलिंग्स और मूड भी चेंज होते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि बुढ़ापे में सब कुछ स्लो हो जाता है या इमोशंस भी खराब हो जाते हैं, लेकिन रिसर्च ने दिखाया है कि ज़्यादातर लोगों की इमोशनल लाइफ एक्चुअली बेहतर हो जाती है। इसको इमोशन पैराडॉक्स ऑफ एजिंग भी कहते हैं। मतलब बॉडी और माइंड वीक होते हैं पर फिर भी इमोशंस ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। एक स्टडी में पता चला कि 18 से 25 साल के लोगों में डिप्रेशन का चांस 50+ साल के लोगों से 70% ज़्यादा था। दूसरी स्टडी ने बताया कि लाइफ सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा 65 साल की एज पर होती है। बूढ़े कपल्स आर्गुमेंट्स के बाद अपने पार्टनर को यंग कपल से ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, और बूढ़े लोगों को कम सोशल फाइट्स, कम एंग्जाइटी, कम गुस्सा और कम रिग्रेट्स होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ उनकी जनरेशन की वजह से है, लेकिन जब वही लोग जिंदगी भर फॉलो किए गए लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में तो पता चला कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पॉजिटिविटी भी बढ़ती है। मतलब ये सिर्फ जनरेशन का फ़र्क नहीं, सच में उम्र बढ़ने पर लोग इमोशनल लेवल पर स्ट्रांग हो जाते हैं। एक थियरी जिसका नाम है सोशियो इमोशनल सेलेक्टिविटी थियरी, ये कहती है कि बूढ़े लोग समझ लेते हैं कि ज़िंदगी छोटी है, इसलिए वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों और उन्हीं लोगों पर ध्यान देते हैं जो उनको खुशी देते हैं। इसलिए सोशल सर्कल छोटा होता जाता है, पर जो क्लोज रिश्तेदार या दोस्त हैं उनके साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। जब किसी को लगता है कि टाइम कम है, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान, तो वो भी इमोशनल गोल्स को प्रायोरिटी देता है। लेकिन डिप्रेशन भी बुढ़ापे में आता है। डिप्रेशन एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसमें आदमी सैड, होपलेस या खाली फील करता है। यंग लोगों की तरह बूढ़े लोग डिप्रेशन में सैड कम, पर एनर्जी की कमी, इंटरेस्ट खत्म होना या मोटिवेशन का लॉस एक्सपीरियंस करते हैं।
कई लोग सिर्फ बॉडी पेन, सोशल से अलग रहना या याददाश्त की प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसलिए अक्सर ये डिप्रेशन पहचान में नहीं आता या ट्रीटमेंट नहीं मिलती। लेकिन डिप्रेशन नॉर्मल एजिंग का पार्ट नहीं है और इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। डिप्रेशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स, सोशल आइसोलेशन, किसी क्लोज इंसान की डेथ या रिटायरमेंट के बाद अकेलापन। कभी कभी मेडिसिन भी कॉज होती है। कुछ केसेस में ब्रेन के अंदर चेंजेस या डैमेज की वजह से भी डिप्रेशन आ सकता है। इसको वेस्कुलर डिप्रेशन कहते हैं। ये लेट लाइफ में शुरू होता है और मेडिसिन से जल्दी ठीक नहीं होता। ट्रीटमेंट से काफ़ी फर्क पड़ता है। साइकोथेरेपी और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। कभी कभी सीवियर डिप्रेशन में ईसीटी यानी इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी भी यूज़ होती है, जो आजकल बिल्कुल सेफ है और काफ़ी केसेस में इफेक्टिव भी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कुछ मेमोरी टाइप्स धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन अगर हम समझ जाएं कि मेमोरी कैसे काम करती है, तो हम उसे अच्छा यूज़ कर पाएंगे। अब हम 4 मेन बातें समझने की कोशिश करेंगे जो मेमोरी को स्ट्रांग रखने में हेल्प कर सकती है। सबसे पहला पॉइंट है कि हम वही चीज़ें याद रखते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं या जिन पर हम सीरियसली सोचते हैं। सिर्फ बार बार रिपीट करने से मेमोरी स्ट्रांग नहीं होती। जब आप किसी इंफॉर्मेशन को मीनिंग के साथ समझ के या रिलेट करके या फनी तरीके से याद रखते हैं, तो वो ज़्यादा देर तक याद रहती है। मतलब जितना डीपली किसी चीज़ पर ध्यान देंगे, वो उतना ज़्यादा याद रहेगी। दूसरा पॉइंट है कि हम विजुअल्स और स्पेस वाली इंफॉर्मेशन जैसे फोटोज, जगह, चीज़ें कहाँ रखी हैं, ज़्यादा अच्छे से याद रखते हैं कंपेयर टू सिर्फ वर्ड्स या लैंग्वेज। हमारा दिमाग, स्पेशली हिप्पोकैम्पस, स्पेशल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में एक्सपर्ट है। इसी वजह से पिक्चर्स, जगह या ऑब्जेक्ट्स को हम देर तक याद रख लेते हैं, जबकि प्लेन शब्द जल्दी भूल जाते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर हम किसी नई इंफॉर्मेशन को पुरानी याद से कनेक्ट कर लें, तो याद रखना आसान हो जाता है। जैसे अगर आप किसी चीज़ को अपने किचन, घर या किसी पर्सनल मेमोरी से जोड़ देंगे, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली याद आएगी। ओल्ड मेमोरीज नई इंफॉर्मेशन को याद करने में क्यू का काम करती है, यानी सिग्नल का। चौथा पॉइंट यह है कि अगर आप अपने आप को टेस्ट करते हैं, तो मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। सिर्फ पढ़ने से या सुनने से याद नहीं होता, लेकिन जब आप खुद से टेस्ट करते हैं, जैसे ब्लैंक पेज पे लिखना या किसी से सुनकर रिपीट करना, तो वो इन्फॉर्मेशन दिमाग में डीपली स्टोर हो जाती है। रिसर्च में भी यही देखा गया है कि जिनको बार बार टेस्ट किया गया, उनकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी रही कंपेयर टू सिर्फ रिपीट करने वाले स्टूडेंट से। डिमेंशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आदमी की मेंटल एबिलिटीज़ इतनी कम हो जाती हैं कि डेली लाइफ भी मुश्किल हो जाती है। डिमेंशिया का मतलब है इंसान चीज़ें भूलने लगता है, बातें समझ नहीं पाता, सिंपल काम या प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता है और कभी कभी अपनी फैमिली को भी पहचानना मुश्किल। डिमेंशिया यूजुअली धीरे धीरे बढ़ता है और शुरुआत में सबसे पहले याददाश्त यानी मेमोरी की प्रॉब्लम दिखती है, जैसे अपने घर का एड्रेस या फैमिली मेंबर के नाम भूल जाना। डिमेंशिया में लैंग्वेज समझने और यूज़ करने में भी दिक्कत हो सकती है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं या फिर किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट चला जाता है। आगे चल के हेलुसिनेशंस यानी गलत चीज़ें देखना, डिल्यूजन्स यानी गलत सोचना और पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो सकती है। डिमेंशिया और नॉर्मल भूलने की प्रॉब्लम में फ़र्क होता है। उम्र बढ़ने पर छोटी मोटी चीज़ें भूलना नॉर्मल है, जैसे चश्मा या चाबी कहाँ रखी या गाड़ी कहाँ पार्क की। लेकिन अगर भूलने की प्रॉब्लम डेली लाइफ अफेक्ट करने लगे,
तो वो डिमेंशिया हो सकता है। जैसे टूथब्रश का नाम याद न हो तो नॉर्मल है, लेकिन टूथब्रश का काम क्या है वो भूल जाना प्रॉब्लम है। दूसरे अर्ली साइंस ये हैं कि एक ही बात बार बार पूछना, सिंपल काम मुश्किल लगना, सीजन या डेट भूल जाना या अपनी पर्सनल केयर न कर पाना। डिमेंशिया कई तरह की होती है। कुछ टाइप्स ट्रीट हो सकती हैं, जैसे डिप्रेशन, विटामिन B12 की कमी या लाइम डिजीज की वजह से होने वाली डिमेंशिया। अगर असली प्रॉब्लम ट्रीट हो जाए तो डिमेंशिया ठीक हो सकती है। कई मेडिसिन्स भी डिमेंशिया जैसे सिम्टम्स ला सकती हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। लेकिन कुछ ब्रेन डिजीजेस भी डिमेंशिया का रीज़न बनती हैं। पार्किंसंस डिजीज वाले आदमी को भी कई साल बाद डिमेंशिया हो सकता है। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया यानी पिक्स डिजीज, इसमें पर्सनैलिटी और लैंग्वेज चेंज होती है। एक और टाइप है वेस्कुलर डिमेंशिया या मल्टी इन्फ्रैक्ट डिमेंशिया। ये तब होती है जब ब्रेन में बार बार छोटे स्ट्रोक्स होते हैं, जिससे ब्रेन का छोटा हिस्सा मर जाता है। धीरे धीरे ब्रेन डैमेज इतना हो जाता है कि आदमी को डिमेंशिया हो जाता है। सबसे कॉमन डिमेंशिया अल्जाइमर्स डिजीज है। ओल्ड एज डिमेंशिया के केसेस में 50 से 75% अल्जाइमर्स की वजह से होते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज में पहले मेमोरी का लॉस होता है, फिर थिंकिंग, प्लानिंग और लैंग्वेज भी इफेक्ट होती है। इंसान अपनी पहचान, डेली काम और इवन अपनी पर्सनैलिटी भी बदल लेता है। अल्जाइमर्स की पहचान ब्रेन के अंदर एमिलॉयड प्लेक्स और न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल से होती है, जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। अल्जाइमर्स का कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं, पर कुछ मेडिसिन्स जैसे डोनेप्जिल और मेमेंटिन सिम्टम्स को स्लो कर सकती हैं। डिजीज यूजुअली 65 साल के बाद स्टार्ट होती है, पर कभी कभी जल्दी भी आ सकती है। अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स डिजीज के शुरू होने के बाद एवरेज 4 से 8 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। अल्जाइमर्स का रिस्क जेनेटिक फैक्टर्स और इन्वायरमेंट दोनों से जुड़ता है। APOE जीन का E4 वर्जन रिस्क को 10 टाइम्स तक बढ़ा देता है। जेनेटिक रिस्क को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल से रिस्क कम हो सकता है, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, ग्रीन वेजीज, मेडिटेरेनियन डाइट और ब्रेन एक्टिविटी से अल्जाइमर्स का रिस्क कम हो सकता है। फिश में मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हेल्पफुल हैं। रिसर्च कहती है कि एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल से अल्जाइमर्स का रिस्क हाफ हो सकता है। साइंटिस्ट्स अभी भी अल्जाइमर्स के क्यूर पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग एमिलॉयड प्लेक्स बनाना रोकने वाले एंजाइम्स यानी बीटा सेक्रेटेस, गामा सेक्रेटेस पर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट इम्यूनोथेरेपी यूज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बॉडी अपने आप प्लेक्स को डिस्ट्रॉय कर सके। अभी तक कोई क्यूर अच्छे से नहीं मिला है, पर उम्मीद है कि फ्यूचर में ट्रीटमेंट मिलेगी। पार्किंसंस डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर बुढ़ापे यानी ओल्ड एज में होती है और इसका मेन इफेक्ट मूवमेंट पर पड़ता है। सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं हाथ या पैर का कांपना, ट्रेमर, बॉडी का अकड़ना, रिजिडिटी, मूवमेंट स्लो हो जाना, ब्रेडिकिनेसिया और बैलेंस या पोस्चर में प्रॉब्लम। शुरू में हाथ या पैर का कांपना होता है, जो धीरे धीरे बॉडी के और पार्ट्स में फैलता है। काफ़ी लोगों को थंब और फिंगर से पिल रोल जैसा मूवमेंट दिखता है, जिसे पिल रोलिंग ट्रेमर कहते हैं। कांपना यूजुअली रेस्ट करते वक्त ज़्यादा दिखता है और मूवमेंट करते समय कम हो जाता है। दूसरा मेन सिम्टम है रिजिडिटी, मतलब मसल्स टाइट या अकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से मूव करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी मसल्स में पेन भी होता है, जैसे नेक या बैक में। पार्किंसंस पेशेंट्स को चलने में भी दिक्कत होती है। छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, बॉडी आगे झुक जाती है और फेस पर इमोशंस कम दिखते हैं। ये सब मिलके
पार्किंसोनियन गेट और स्टोन फेस जैसा दिखाते हैं। मूवमेंट के अलावा पार्किंसंस डिजीज में सोचने यानी कॉग्निशन और मूड भी अफेक्ट हो सकते हैं। प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करना या एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में प्रॉब्लम हो सकती है। लेट स्टेजेस में डिमेंशिया भी हो सकता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नींद में प्रॉब्लम, स्मेल कम होना, स्वेटिंग, कॉन्स्टिपेशन और यूरिन कंट्रोल न होना भी कॉमन है। ये सिम्टम्स इसलिए होते हैं क्योंकि ब्रेन की एक पार्ट सब्सटेंशिया निग्रा के सेल्स मरने लगते हैं। ये सेल्स डोपामिन नाम के केमिकल से मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये सेल्स धीरे धीरे कम होते हैं, पर पार्किंसंस डिजीज में ये सेल्स जल्दी मर जाते हैं। जब तक 70% सेल्स मर नहीं जाते तब तक सिम्टम्स नहीं दिखते। पार्किंसंस का अभी कोई इलाज नहीं है, पर सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन्स मिलती हैं। सबसे कॉमन मेडिसिन है लेवोडोपा यानी एल डोपा, जो ब्रेन के अंदर जाके डोपामिन बनाती है। एल डोपा को कार्बिडोपा के साथ दिया जाता है ताकि साइड इफ़ेक्ट्स कम हो। डिजीज बढ़ने पर मेडिसिन की डोज बढ़ानी पड़ती है और साइड इफ़ेक्ट्स भी बढ़ सकते हैं, जैसे इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, टिक्स या कभी कभी मेडिसिन का इफेक्ट कम हो जाता है। इसलिए डॉक्टर्स ट्राई करते हैं कि मेडिसिन का यूज़ लेट तक डिले करें। कुछ और मेडिसिन हैं डोपामिन एगोनिस्ट्स, जो डोपामिन जैसा काम करते हैं, लेकिन उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जब मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता तो कभी कभी सर्जरी भी करते हैं, पर कोई भी ट्रीटमेंट डिजीज़ का रूट कॉज नहीं ठीक करता, सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। अभी तक साइंटिस्ट्स ने पार्किंसंस के एग्जैक्ट कॉज नहीं समझे, पर कुछ रिस्क फैक्टर्स मिले हैं। पेस्टिसाइड एक्सपोजर, हेड इंजरी, टीसी। हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और सही खाना रिस्क कम कर सकता है। स्टेम सेल और जीन थेरेपी में भी रिसर्च चल रही है। स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें ब्रेन के किसी पार्ट का ब्लड सप्लाई रुक जाता है। ब्लड सप्लाई रुकने से ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो मरने लगते हैं। जिस पार्ट में स्ट्रोक होता है उस हिस्से का फंक्शन खराब हो जाता है, जैसे मूवमेंट, बोलने की ताकत या सोचने में प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रोक के सिम्टम्स अक्सर बॉडी के एक साइड पर होते हैं, जैसे एक हाथ या पैर वीक हो जाना। कई बार स्ट्रोक के सिम्टम्स कुछ समय के लिए ही आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इससे TIA यानी ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं, लेकिन ये भी डेंजरस है और डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। स्ट्रोक आम है, पर 80% तक स्ट्रोक्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं अगर रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल किए जाएं। स्ट्रोक होने पर टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगी उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्ट्रोक पहचानने के लिए फास्ट टेस्ट को यूज़ करिए। फेस, आर्म्स, स्पीच, टाइम। मतलब स्माइल करने पर फेस एक साइड से लटक रहा है, आर्म्स रेस करने पर एक आर्म नीचे गिर रहा है, स्पीच ठीक नहीं आ रही तो तुरंत इमरजेंसी कॉल करिए। स्ट्रोक का रिस्क कम करने के लिए बीपी कंट्रोल करिए, इरेगुलर हार्ट बीट चेक कराइए, स्मोकिंग बंद करिए, अल्कोहल मॉडरेट रखिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखिए, डायबिटीज़ कंट्रोल करिए, एक्सरसाइज करिए, ज़्यादा नमक और फैट मत खाइए, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखिए और स्ट्रोक के सिम्टम्स आते ही तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। ये सब चीज़ें फॉलो करके स्ट्रोक का रिस्क बहुत कम किया जा सकता है। अगर हम बुढ़ापे में भी अपने आप को एक्टिव रखते हैं तो चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो, सोशल हो या मेंटल, हमारी हेल्थ और ब्रेन दोनों पे अच्छा असर पड़ता है। रेगुलर एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी नहीं, ब्रेन के लिए भी फायदेमंद है। जो लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं उनकी लाइफ लंबी होती है और हार्ट भी हेल्दी रहता है।
रिसर्च ने यह भी दिखाया है कि एक्सरसाइज करने से ब्रेन तेज रहता है, यानी सोचने समझने की ताकत, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, ये भी स्ट्रांग रहती हैं और नॉर्मल एजिंग के इफेक्ट्स कम हो सकते हैं। कई लॉन्ग टर्म स्टडीज में ये देखा गया है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके बुढ़ापे में मेमोरी और अटेंशन ज़्यादा अच्छी रहती है। जैसे एक हार्वर्ड स्टडी में जो नर्सेस रोज चलती थी या कोई फिजिकल एक्टिविटी करती थी, उनका माइंड और मेमोरी दूसरों से बेहतर था। कनाडा की एक स्टडी कहती है कि जो लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव थे उनमें डिमेंशिया या अल्जाइमर्स का रिस्क 40 से 50% तक कम था। सिर्फ हैवी एक्सरसाइज ही नहीं, हल्की एक्टिविटी जैसे रोज 15 मिनट चलना भी फायदा करता है। पर यह रिसर्च मोस्टली सिर्फ लिंक यानी कोरिलेशन दिखाती है। पक्का नहीं कह सकते कि सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से ही ये सब हुआ। इसलिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जैसे इलिनॉइस यूनिवर्सिटी की स्टडी। वहाँ ओल्डर एडल्ट्स को एक ग्रुप में एरोबिक एक्सरसाइज और दूसरे ग्रुप को सिर्फ स्ट्रेचिंग करवाई गई। एक्सरसाइज करने वालों के ब्रेन में हिपोकैम्पस, जो मेमोरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका साइज बढ़ गया और उनकी मेमोरी भी इम्प्रूव हो गई। जानवरों पे भी रिसर्च हुई है। जो रैट्स एक्टिव रहते हैं या जिनके केज में खेलने को चीज़ें मिलती हैं, उनका ब्रेन तेज ग्रो करता है और मेमोरी भी स्ट्रांग होती है। फिजिकल एक्टिविटी से नया ब्रेन सेल भी बनता है, न्यूरोजेनेसिस, और ब्रेन ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है डैमेज से। सोशल एक्टिविटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च ने दिखाया है कि जो लोग स्ट्रांग और पॉजिटिव सोशल नेटवर्क में रहते हैं उनमें डिमेंशिया का रिस्क कम हो जाता है। स्ट्रोक के बाद भी अगर किसी के पास इमोशनल सपोर्ट या सोशल कनेक्शन है तो रिकवरी भी फास्ट होती है। अकेला रहने वाले या जिनका सोशल सपोर्ट वीक है उनमें कॉग्निटिव डिक्लाइन ज़्यादा होता है। पर यह स्टडीज़ भी मोस्टली लिंक ही दिखाती हैं, ये नहीं बताती कि सिर्फ सोशल इंटरेक्शन की वजह से ही इम्प्रूवमेंट हुआ। मेंटल एक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट है, पर ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स या ऐप से हमेशा कोई बड़ी इम्प्रूवमेंट नहीं होती। साइंटिस्ट ने कहा है कि ब्रेन गेम सिर्फ वही स्किल्स इम्प्रूव करते हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर ओवरऑल डेली लाइफ में सोचने की ताकत या मेमोरी इम्प्रूव नहीं होती। इसलिए टाइम वेस्ट मत करिए सिर्फ ब्रेन गेम्स पे। उनकी जगह फिजिकली एक्टिव रहिए, सोशल एक्टिविटीज़ करिए और कुछ ऐसा सीखिए जो दिमाग को चैलेंज करे। साइंटिस्ट ने कुछ टिप्स दिए हैं। फिजिकल, सोशल और मेंटल एक्टिविटीज़ सबको बैलेंस करिए। एक्सरसाइज को रूटीन का हिस्सा बनाइए। किसी भी सिंगल स्टडी के रिजल्ट पे भरोसा मत करिए। ब्रेन गेम से अल्जाइमर्स या डिमेंशिया का इलाज नहीं होता। मेंटल ट्रेनिंग करना अच्छा है, पर उसके इफ़ेक्ट्स सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक आप करते हैं, लाइफ लॉन्ग गारंटी नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिशनल लर्निंग, जैसे दूसरी लैंग्वेज सीखना या नए कोर्स ज्वाइन करना भी फायदेमंद है। हायर एजुकेशन या लैंग्वेज लर्निंग से ब्रेन यंग रहता है, मेमोरी स्ट्रांग रहती है और एग्जीक्यूटिव फंक्शन इम्प्रूव होती है। स्टडीज़ ने दिखाया है कि जो लोग प्रोडक्टिव एंगेजमेंट करते हैं, जैसे नया कुछ एक्टिवली सीखते हैं, उनकी मेमोरी और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो सिर्फ पैसिव एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर हम बुढ़ापे में भी अपने ब्रेन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने खाने यानी डाइट और स्ट्रेस पे ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टडीज़ ने दिखाया है कि कम कैलोरीज लेना यानी कम खाना खाना जानवरों में लाइफ लंबी करता है। इंसानों में पक्का नहीं है, पर हेल्दी खाना फ़ायदा ज़रूर करता है। सबसे अच्छी डाइट हो सकती है मेडिटेरेनियन डाइट, जिसमें ज़्यादा फ्रूट्स, सब्जी, नट्स, बीन्स, ऑलिव ऑयल, फिश, होल ग्रेन और थोड़ा रेड वाइन होता है। इस डाइट को फॉलो करने से हार्ट डिजीजेस का रिस्क कम होता है, लाइफ लंबी होती है, बुढ़ापे में मेमोरी और मूड भी बेहतर रहते हैं। जैसे जैसे लोग फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड खाने लगते हैं,
हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। स्ट्रेस भी ब्रेन और बॉडी दोनों के लिए हार्मफुल है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी में HPA एक्सिस एक्टिवेट हो जाता है और स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनलिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं। शॉर्ट टर्म में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यूजफुल है, पर अगर स्ट्रेस लंबा चले तो हेल्थ खराब हो सकती है, जैसे वेट बढ़ना, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज, एंजाइटी, डिप्रेशन और एजिंग तेज हो जाना। क्रोनिक स्ट्रेस से ब्रेन का एक पार्ट हिपोकैम्पस जो मेमोरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके न्यूरॉन्स जल्दी खत्म हो सकते हैं। स्टडीज़ ने यह भी दिखाया है कि स्ट्रेस से DNA के एंड पे जो टेलोमेर्स होते हैं वो जल्दी शॉर्ट हो जाते हैं, जिससे सेल्स जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। इंसान हमेशा से बुढ़ापा यानी एजिंग को रोकने या उल्टा करने का सपना देखता आया है। आजकल कुछ नए साइंस के तरीके जैसे जीन थेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी पर रिसर्च हो रही है, जिससे फ्यूचर में शायद हम एजिंग को स्लो या इवन रिवर्स भी कर सकें। जीन थेरेपी का मतलब है जीन्स को बदलना या नया जीन डालना ताकि बीमारियों को ठीक किया जा सके। बहुत से डिजीजेस जैसे अल्जाइमर्स, कैंसर और कुछ और एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे DNA से जुड़े होते हैं। साइंटिस्ट अब DNA में छोटे चेंजेस करके कुछ जीन्स को ऑन या ऑफ या ऐड करके कुछ बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। SCID जैसे डिजीजेस में जीन थेरेपी से बच्चों की लाइफ बचाई गई है। कुछ और प्रॉब्लम्स जैसे ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और पार्किंसंस में भी इस पर काम हो रहा है। जीन थेरेपी से DNA के खराब होने वाले पार्ट्स को रिप्लेस या रिपेयर करना फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है, पर अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हर सेल तक सही जीन पहुंचाना, इम्यून सिस्टम का रिएक्ट करना या जीन गलत जगह चले जाना जिससे कैंसर हो सकता है। इसलिए अभी तक ये सब चीज़ें रिसर्च स्टेज में ही हैं। स्टेम सेल थेरेपी में बात होती है ऐसे सेल्स की जो बॉडी के किसी भी टाइप के सेल में बदल सकती हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हर टाइप के सेल बना सकती हैं, पर उनको निकालने में एथिकल प्रॉब्लम है। अब साइंटिस्ट ने एक नया तरीका डेवलप किया है, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स IPSC, जिसमें नॉर्मल स्किन सेल्स को वापस स्टेम सेल में बदला जा सकता है बिना किसी एम्ब्रियो के। मतलब अब हर इंसान की अपनी स्टेम सेल लाइन हो सकती है फ्यूचर में, जो कभी भी किसी भी ऑर्गन या टिश्यू को रिप्लेस कर सकती है। अगर हम स्टेम सेल थेरेपी को सही तरीके से यूज़ कर पाए तो हार्ट अटैक के बाद डेड सेल्स रिप्लेस कर सकते हैं, डायबिटीज़ में पेनक्रियाज सेल्स वापस बना सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, बर्न्स, अर्थराइटिस और ब्रेन डिजीजेस जैसे पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, स्ट्रोक, इनमें भी फ़ायदा हो सकता है। इवन पूरा ऑर्गन भी ग्रो करके बॉडी में लगाया जा सकता है, जो बॉडी रिजेक्ट नहीं करेगी क्योंकि वो सेम जीन से बनी होगी। रिसर्च ने यह भी दिखाया है कि यंग ब्लड से स्टेम सेल्स दोबारा एक्टिवेट हो सकते हैं और ओल्ड ऑर्गन्स यंग जैसे काम करने लगते हैं। ये सब चीज़ें अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर साइंटिस्ट इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। फ्यूचर में शायद हम एजिंग को स्लो, रोक या रिवर्स भी कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।